अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिशरहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व बिज़िदनी इल्मा व बिज़िदनी इल्मा व बिज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, आज का हमारा एजेंडा क्वेश्चन नंबर 3 है जी। फॉरेक्स का सवाल है। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व करने जाएंगे। अच्छी बात यह है कि आई कैप का जो अभी अपडेटेड वर्जन वेबसाइट पे अवेलेबल है आप लोग के पोर्टल पे, उसमें ये क्वेश्चन पेपर इन्होंने दिसंबर 25 का ही रखा हुआ है जो हम पेपर कर रहे हैं। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखें, अभी तो आई कैप जो है वो हमें पिछली अटेम्प्ट तक हार्ड में पेपर प्रोवाइड कर रहा था, मगर आगे जाके हो सकता है कि आई कैप हमसे एक्सपेक्ट करे, जिस तरह बाकी दूसरे बोर्ड्स में होता है, कि हम जो है वो वहीं पे क्वेश्चन पेपर वहीं सॉफ्ट में सॉफ्टवेयर से ही एक्सेस करें। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि यहीं से सॉफ्टवेयर से ही चीज़ों को पढ़ें, ताकि हमारी पेपर की आदत बन जाए और कभी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब भी आई कैप जो है हमें हार्ड पेपर ना दे तो हमें फिर प्रॉब्लम ना हो और हमें यूज़ करना आता हो। ठीक है, स्क्रीन को कैसे मैंने एडजस्ट किया आपके सामने प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बात कर चुका हूं। ये वन ऑफ द इजीएस्ट एरिया था, मगर इस सवाल में कोई दो तीन चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना रहा। हालांकि सवाल मुश्किल नहीं था, ये ठीक है, सवाल आसान था। खैर, अच्छा स्टार्ट करते हैं जी। थैंक यू वाजिद, मलिका, मोहम्मद जैन, अली, बिलाल, बिलाल रशीद, लेनोवो। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अभी जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम टुडेज डेट इज 31 दिसंबर 2025। मान लीजिए आज 31 दिसंबर 2025 है। मैच लिमिटेड इज अ मल्टीनेशनल कंपनी बेस्ड इन पाकिस्तान। द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी इन द यूनाइटेड स्टेट such that the board expect to receive USD 10 million in 2 months time on 1st March 2026। यहां तक तो लग रहा है कि हमें पैसे मिलने हैं। मैच लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी है। थोड़ा सा आपको पता है मेरा स्टाइल, कि मैं कोशिश करता हूं कि डेटा बना लो। ठीक है जी, मैच लिमिटेड हमारा नाम है और हम कौन है, मल्टीनेशनल कंपनी है। ये जो मैं डेटा बनाता हूँ ये आपकी आसानी के लिए है, ये हमारी आसानी के लिए है। मुझ जैसा बंदा भी कभी सवाल कोई नया देखता है तो उसमें कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं आ रहा होता। कॉन्फिडेंस लाने के लिए कोशिश की जाती है कि हम कुछ ना कुछ डेटा बना लें, ताकि सवाल में इन्वॉल्व हो जाए, सवाल में इन हो जाए। अच्छा, हो क्या रहा है, डिस्पोजिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी इन यूएस सच दैट बोर्ड एक्सपेक्ट टू रिसीव USD 10 million इन 2 months टाइम। तो क्या होगा जी, क्या कहानी लिखी हुई है इन्होंने। कहानी बड़ी आसान सी अभी तक नजर आ रही है कि पैसा आएगा। रिसीट का केस है, पेमेंट का केस नहीं है। रिसीट कब आएगी, यूएसडी में आएगी आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है जी, हम पाकिस्तान में होते हैं और हमें 2 महीने बाद यूएसडी से पैसे आएंगे। कितने आएंगे, USD 10 मिलियन। ठीक है जी, कितने मिलियन आएंगे, 10 मिलियन हमारे पास आ जाएंगे। सही है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त। चलें देखते हैं उमर, अभी देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था ना। वैसे दिखने को सवाल आसान लग रहा है, मगर आगे देखते हैं कि क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बट येस देयर आर सम पॉइंट जहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रादर देन कन्वर्ट दिस टू पीकेआर, इन्होंने पीकेआर में कन्वर्ट नहीं करना भाई। द फाइनल डायरेक्टर प्रपोज दैट द कंपनी इन्वेस्ट दिस फंड फॉर 6 मंथ्स इन अ यूएसडी डिपॉजिट अकाउंट विद अ AA बैंक। अच्छा, एक मिनट, हमने एक काम नहीं किया इस बार जो हमें करना चाहिए था। वो क्या नहीं किया हमने, काम एक नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। हम हर सवाल को पहले क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट पढ़े, क्या कह रहे हैं, रिकमेंड विद द बेनिफिट ऑफ hindsight the hedging method that provide the highest effective rate of interest on the USD investment। रिक्वायरमेंट पढ़ के आपको क्या लग रहा है, क्या ये करेंसी हेजिंग का सवाल है या ये इंटरेस्ट रेट हेजिंग का सवाल है? जरा जो मैंने हाईलाइट किया है इसको देख के बताइए आपको क्या लग रहा है। करेंसी हेजिंग का सवाल लग रहा है, रिक्वायरमेंट पढ़ के, मैं सवाल पढ़ के नहीं कह रहा। क्या ये करेंसी हेजिंग का सवाल है या इंटरेस्ट रेट हेजिंग का सवाल है? आपको पता है करेंसी हेजिंग फॉरेक्स 1 फॉरेक्स 2 था, इंटरेस्ट रेट हेजिंग फॉरेक्स 3 था। जिन्होंने हमारी किताब पढ़ी है उनको ये बात पता है। बिल्कुल सही कहा बिलाल रशीद, मोहम्मद जैन, उमर, लेनोवो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी लोग जो भी आए हैं, बहुत सारे लोग माशाल्लाह लाइव में आए हैं जी। तो आप सब भी पार्टिसिपेट करें, चैट के थ्रू जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपको भी मजा आएगा इस लाइव सेशन में। ठीक है जी, बाकी लोग भी एग्री करते हैं कि इंटरेस्ट रेट हेजिंग का सवाल है, करेंसी हेजिंग का सवाल नहीं है। तो ऊपर खैर रिसीट की बात हो रही है, 2 महीने बाद रिसीट आएगी। खैर बात, अच्छा फिर उसके बाद उसने इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सेकंड पार्ट में बोला है। तो एक्सचेंज रेट वाली जो कहानी है वो सेकंड पार्ट में लग रही है 3 माह की, मगर जो मेजर काम है वो हमें लग रहा है इंटरेस्ट रेट हेजिंग का सवाल है। ठीक है शमी बाजवा, मोहम्मद अबरार, बिल्कुल सही कहा आपने। आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमसे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं भाई, हमसे क्या कह रहे हो, rather than convert this PKR to this finance director has proposed that a company invest these fund for 6 months in USD deposit account with a AA बैंक। अच्छा, एक बात मुझे बता दें, हमने इंटरेस्ट हेजिंग के आज से पहले जितने भी सवाल देखें आई कैप के, वैसे तो ACCA के हमने क्लास में तो और भी किए हैं, उनमें मेजोरिटी में बोरोइंग होता है या डिपॉजिट होता है, नॉर्मली सवालों में,
नॉर्मली जो है ना बोरो होता है, मगर यहाँ पे सवाल जो है वो बोरो का नहीं है, वो किसका है, डिपॉजिट का है। डिपॉजिट करना है फॉर कितने महीने, 6 मंथ्स इन्होंने डिपॉजिट करना है। मेरी बात समझ आ रही है, एंगल चेंज हो जाएगा, किबला चेंज हो जाएगा, रुख चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ भी हाईएस्ट इफेक्टिव रेट। जब बोरिंग में जाते हैं तो हम लोएस्ट रेट चेक करते हैं कि हमें कम से कम कॉस्ट पे करनी पड़े। मगर यहाँ रिक्वायरमेंट से हमें पता चल रहा है बआसानी, बहुत आसानी से, कि इस सवाल में हमें बोरोइंग नहीं करनी है, हो सकता है हमें डिपॉजिट करना है। जब भी कह रहा है हाईएस्ट रेट जहां मिले वहां बता देना। बेवकूफी होती होगी कि अगर हम बोरोइंग में हाईएस्ट रेट की बात करें, बोरोइंग में तो लोएस्ट रेट की बात करते हैं। खैर, डिपॉजिट करेंगे पैसा ये 6 महीने बाद, सॉरी 6 महीने के लिए। Some of these fund can be used to settle USD 10 million liability due to be paid on 1st September 2026 in connection with a separate acquisition। अच्छा, टाइमलाइन क्या बन रही है, टाइमलाइन क्या बन रही है, जवाब दें जरा। टाइमलाइन बड़ी मजेदार बन रही है। टाइमलाइन कैसे बन रही है? सबसे पहले हमारे पास हेज डेट है, हमारे पास आज है, नाउ। आज हम कहाँ खड़े हुए हैं? आज हम खड़े हुए हैं, जी जल्दी जल्दी बता दें, आज हम कहाँ खड़े हुए हैं? आज हम खड़े हुए हैं 31 दिसंबर। आज से 31 दिसंबर को हम खड़े हुए हैं आज हम। ठीक है जी, 2025। और आज से कह रहे हैं कि आफ्टर 2 मंथ्स क्या होगा, आफ्टर 2 मंथ्स हम डिपॉजिट कराएंगे इसको। 2 मंथ्स रिसीट आएगी, सॉरी, ऐसा ही है। हाँ जी, बात समझ आ रही है। 31 दिसंबर, हम ये बात करते हैं, वेरी गुड जहन, ये कोड वर्ड हमें यूज करना है, ये कोड वर्ड बिल्कुल यूज करना है। आज हम 31 दिसंबर को खड़े हैं, टाइमलाइन में बना नहीं सकता जैसे मैं लेक्चर में बनाता था पेन से, पेन पेन यहाँ अलाउ नहीं है। ठीक है, आफ्टर 2 मंथ रिसीट आएगी। सही है, आफ्टर 2 मंथ रिसीट आएगी। किस दिन को रिसीट आएगी? रिसीट आते आते उन्होंने डेट बता दी, 1 मार्च। 1 मार्च को रिसीट आएगी, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ भाई, ये देखो हाईलाइट हो रहा है यार। सही है, 1 मार्च को रिसीट आएगी। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 6 मंथ क्या कहते हैं, डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट फ्रॉम 1 मार्च टू कितने सितंबर, 1 सितंबर, कितने महीने? सवाल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये आप नाम ही लिखो पेपर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ सवाल में इन्वॉल्व होने के लिए हम ये कर रहे हैं। कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बता दें, ए पार्ट में जो हेजिंग है वो 6 मंथ्स के लिए होगी या 2 मंथ्स के लिए होगी या 8 मंथ्स के लिए होगी? जो ए पार्ट में हमने हेजिंग करनी है, यानी कि, या मैं आसान करता हूं, इंटरेस्ट जो हमें इन्वॉल्व है वो 6 मंथ का इन्वॉल्व है, 2 मंथ का इन्वॉल्व है या 8 मंथ का इन्वॉल्व है? इंटरेस्ट कितने महीने का इन्वॉल्व है? सूद कितने महीने का इन्वॉल्व है? सूद हराम है जी, हमने बचना है, दूसरों को भी बचाना है। मगर आपको क्या लग रहा है, सवाल को सॉल्व करने की हद तक बात कर रहे हैं, कितने महीने का सूद इन्वॉल्व होगा? ऑब्वियसली नहीं नहीं नहीं, शमी दो गलत कह रहे हो लड़के। लेनोवो ने सही कहा, उमर ने सही कहा। लेनोवो, आप अपना नाम बता दीजिए तो आपके नाम से कॉल कर लेंगे आपको। जैन ने बिल्कुल सही कहा है, वेरी गुड। 2 मंथ, 6 मंथ्स या 8 मंथ, सनाउल्ला साहब ने बिल्कुल सही कहा है। अली बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। जी बिल्कुल सही है, 6 महीने डिपॉजिट करा रहे हैं तो 6 महीने का सूद इन्वॉल्व होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। 2 मंथ्स बाद तो पैसे आएंगे, 2 मंथ्स बाद तो पैसे आएंगे, उस वक्त डिपॉजिट नहीं हो सकता। डिपॉजिट होगा उसके बाद, यानी कि 1 मार्च से लेके 1 सितंबर तक। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं बात को, अभी इसमें एक दो टेक्निकल बातें और भी आएंगी, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। हाँ, रफ बना सकते हैं, बिल्कुल पेपर में रफ मिलेगा आपको, बिल्कुल पेपर में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे खाली पर्चा दे दो, खाली पेन दे दो, ये मैं यहाँ पे कुछ बनाना चाहता हूँ, आपको दे देगा, और बेहतर है बना लिया जाए टाइमलाइन। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं द फाइनेंस डायरेक्टर इज कंसर्न दैट इंटरेस्ट रेट इन यूएसए विल फॉल। याद आ रहा है, पहले हमें परेशानी होती थी, बेचैनी होती थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए। आज परेशानी चेंज हो गई है, आज परेशानी ये है कि इंटरेस्ट रेट घट ना जाए, कम ना हो जाए, रिड्यूस ना हो जाए, and this will reduce the interest earned on the deposit. The finance director would like to demonstrate how the interest rate on the investment can be hedged using the following techniques: forward rate agreement FRA, futures, traded option, collar। ठीक है जी, ये इन्होंने सारी कहानी बता दी। अच्छा एक बात मुझे और बता दीजिए, एक बात मुझे और बता दीजिए, लोन डेट क्या होगी इसमें, हेज डेट क्या होगी, हेज डेट, हेज डेट, दो चीजें मुझे बता दें, हेज डेट क्या होगी और ट्रांजेक्शन डेट क्या होगी? थोड़ा आने आगे का सवाल कर लिया। वेरी गुड, नहीं 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 नहीं, लेनोवो सनाउल्ला गलत बोला, मोहम्मद जैन ने सही बोला। उमर नहीं, चंदा। हेज डेट पूछ रहा हूँ, हेज डेट। हेजिंग किस दिन होगी, हेजिंग? ये इंटरेस्ट रेट हेजिंग में ये लोग अक्सर प्रॉब्लम कर देते हैं, इसलिए मैं भी पूछ रहा हूँ। हाँ वेरी गुड वाजिद, वेरी नाइस, वेरी नाइस अली। ठीक है शमी, हेजिंग होगी आज,
टुडे, फॉरन। सही है ना? ये अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं इसमें, तो मैंने कहा पहले क्लियर कर लो। और ट्रांजेक्शन डेट क्या होती है? ट्रांजेक्शन डेट कौन सी होती है? ट्रांजेक्शन डेट कौन सी होती है? हेज डेट होती है, आज की डेट, करंट डेट, जिस दिन हम काम कर रहे हैं शुरू। एंड ट्रांजेक्शन डेट होती है कि कौन सी डेट ट्रांजेक्शन होगी? जवाब दीजिए। ट्रांजेक्शन डेट, हेज डेट गुजर गई। ट्रांजेक्शन किस दिन होगी? 1 सितंबर या 1 मार्च? दो ऑप्शन रह गए। हेज डेट तो आज है, हेजिंग तो आज करनी है, पक्का 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 पक्का। आज ही फैसला करना पड़ेगा हेजिंग क्या करनी है, वरना देर हो जाएगी। जब भी 31 दिसंबर का डेटा भी दे दिया इसमें। मगर मुझे जवाब दीजिए जल्दी से, शाबाश। कि ट्रांजेक्शन डेट क्या होगी? नहीं, मलिका गलत कह रहे हैं आप। वाजिद नहीं, अली सही कह रहे हैं। सनाउल्ला सही कह रहे हैं। अली बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोहम्मद अबरार सही कह रहे हैं, वेरी नाइस। अभी जो आंसर आ रहे हैं सही आ रहे हैं। मैं कहता हूँ सोच लीजिए। उमर सही कह रहे हैं, वेरी नाइस उमर, वेरी नाइस। मोहम्मद जैन सही कह रहे हैं। ट्रांजेक्शन डेट होगी 1 मार्च। लोन डेट। जब तक लोन नहीं लिया जाता तब तक हम एक्सपोज हैं, तब तक हम एक्सपोज। देखें, 1 सितंबर तो लोन की एंड डेट है। सही है ना? लोन तो 1 मार्च को, लोन कह रहा हूँ, डिपॉजिट की एंड डेट है। तो 1 मार्च जिस दिन डिपॉजिट स्टार्ट नहीं हुआ तब तक हम एक्सपोज हैं। हम आज से लेके 1 मार्च तक एक्सपोज हैं। 1 मार्च को तो हमारा रेट लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन हम डिपॉजिट लेंगे उस दिन वो हमसे एग्रीमेंट कर लेगा। ठीक है जी। तो ये बातें कुछ जहन में होनी चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं। सबसे पहले कौन सी टेक्निक है जी? सबसे पहले टेक्निक का नाम है FRA, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। फिर फ्यूचर्स पे काम करना है, फिर ट्रेडेड ऑप्शन पे काम करना है। ये इंटरेस्ट रेट ऑप्शन है, मगर ये इंटरेस्ट रेट ऑप्शन ऑन फ्यूचर नहीं, ट्रेडेड ऑप्शन है। थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज होगा, मैं बात करूंगा इस पे। कॉलर। अच्छा, कॉलर मजे की बात ये, आज से पहले कभी भी नहीं आया हुआ था कॉलर, कभी भी नहीं आया हुआ था BFD में। BFD के पेपर में कॉलर कभी भी नहीं आया था। मगर आपको पता है, जो लोग हमसे पढ़ते हैं उनको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्लास में कुछ सवाल कराते हैं, इलेक्ट्रो PLT PLC, FNDLC PLC, ये मेरे बेंचमार्क क्वेश्चन में भी दिया होता है, अगर किसी को याद हो। मेरे बेंचमार्क क्वेश्चन जो मैं पेपर से पहले रिलीज करता हूँ उसमें भी ये होता है। तो अगर आपको याद हो तो ये ऑलरेडी हमारे जिसे कहते हैं ना कि उसमें लेक्चर्स में कवर था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये कॉलर मैं ACCA में बहुत कॉमन है, और अल्लाह का शुक्र है ACCA के सवाल जो मैं कराता हूँ उसमें कॉलर कवर था। इसीलिए मैं बच्चों को ये बार बार कह रहा हूँ कि जी कवरेज पे जाएं, कवरेज पे जाएं। खाली पास पेपर की प्रैक्टिस से आप पेपर में जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मैं कॉलर समझा भी दूंगा, मसला नहीं है। मैं हर दफा शेयर करता हूँ, मगर वो पेपर से 10 दिन पहले शेयर होते हैं, अभी नहीं। अभी तो सब चीज़ों पर फोकस करें। खैर, तो कॉलर को हम देख लेंगे, मसला नहीं है, आसान है। कॉलर बहुत ही आसान है। अगर किसी को आता है तो फुल मार्क्स मिलेंगे कॉलर में उसको, और किसी को नहीं आता ना तो वो फंस जाएगा। अच्छा, सवाल पढ़ते हैं, कोई मसला नहीं है। किसी को नहीं भी आता तो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। USA सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट SO ऑफ FR। अच्छा यार, जैसे काइबोर होता है ना, तो वहां भी USA में ये होता है। तो आप टेंशन न लो, जिस तरह आप काइबोर या बैंक बेस रेट यूज करते हो, समझो ये 31 दिसंबर का बेस रेट है 5%। डिपॉजिट रेट विद डबल ए बैंक, SOFR -0.5। आपको याद है कि हम जब बोरिंग रेट भी होता था तो हम प्लस होता था, स्प्रेड होता था। याद है, जब हम बोरो करने जाते हैं तो हमें कुछ स्प्रेड पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इसमें डिपॉजिट में कुछ माइनस होगा, हमें पूरा पैसा नहीं मिलेगा, हमें माइनस होके मिलेगा। ठीक है, इस तरह बोरोइंग में ज्यादा देने पड़ते हैं पैसे, यहाँ पे हम कम देने पड़ेंगे। अच्छा, USD FRA कॉन्ट्रैक्ट 2-6 2-8। ठीक है, ये भी मैं पूछता हूँ आप लोगों से। मार्च डेटेड फ्यूचर 5 लाख USD का कॉन्ट्रैक्ट साइज है, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, 94.7 कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है। मार्च ट्रेडेड ऑप्शन लिखा हुआ है ये। ऑप्शंस में भी 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट साइज है, 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, स्ट्राइक प्राइस 95 है। ऑप्शन प्रीमियम कॉल का अलग है, पुट का अलग है, ये हम देख लेंगे। फिर 1 मार्च 2026, जिस दिन ट्रांजेक्शन होगी उस दिन का डेटा दे दिया। देखिए, 1 सितंबर का डेटा भी अवेलेबल नहीं है। जो लोग चैट में मुझे कह रहे थे 1 सितंबर, तो चंदा 1 सितंबर का तो कोई डेटा अवेलेबल ही नहीं है। कैसे करोगे सवाल? फंस जाओगे भाई, कैसे करोगे भाई सवाल, तो फंस जाओगे तुम लोग। ठीक है, ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं है, हमें बिल्कुल देख के करना है काम। तो उसके बाद 1 मार्च 2026 का डेटा दिया। USA SOFR को काइबोर कह लो, 4% हो गया, रेट गिर गया। जो इसको डर था वही हुआ। इसको डर था कि रेट गिर ना जाए, वाकई में रेट गिर गया। 5 था पहले 31 दिसंबर को, अब ये गिर के 4 हो गया। मगर टेंशन की बात नहीं है, हमने हेजिंग की हुई है, तो हमें नुकसान नहीं होने का इंशाल्लाह। पाकिस्तानी काइबोर 11 है, एक्सचेंज रेट $282.1 है। Requirement recommend with the benefit of hindsight the hedging method that provide the highest effective rate of interest on USD investment। अच्छा चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले FRA। ठीक है जी, FRA से स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। चलें जल्दी से बता दें मुझे। ये दो हैं, कौन सा वाला होगा?
2-6 या 2-8, याद है? 2v5, 3v5, ऐसा हमने कुछ पढ़ा था। नहीं, गलत है ये। सनाउल्लाह चंदा गलत बता रहा हूँ, जैन ने सही बताया। ऊपर भी किसी ने बताया था, सही बताया था। ऊपर पता नहीं किसने बताया था। अली सही बताया आपने, वेरी गुड। शमी बाजवा वेरी नाइस। फारूक खान बहुत अच्छे। अली वेरी नाइस। मोहम्मद अबरार परफेक्ट, वेरी नाइस यार। ये होगा 2v8। 2v8 याद करें, याद करें। ये समरी एक है, इसकी जैन की समरी। किसी को चाहिए हो तो मुझे इनबॉक्स कर देना, मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा। ये लास्ट अटेम्प्ट में जैन ने हमारे स्टूडेंट ने एक समरी बनाई थी पूरे फॉरेक्स की, माशाल्लाह बहुत प्यारी समरी है। इसके मैंने लास्ट टाइम लेक्चर्स भी रखे थे। अगर लोन चाहिए हो 4 महीने बाद, 2 महीने के लिए, तो होता है 4v6। रिवीजन भी हो रहा है इसी बहाने। लोन चाहिए 5 महीने बाद, 5 महीने के लिए आफ्टर 2 मंथ, जितने महीने बाद लोन चाहिए होता है वो पहले आता है। वो पहले आता है। जितने महीने बाद लोन चाहिए होता है वो पहले आता है। ठीक है जी। आफ्टर 1 मंथ लोन चाहिए तो 1 पहले आया। आफ्टर 3 लोन, आफ्टर 6 मंथ्स चाहिए, 6 महीने बाद चाहिए तो 6 पहले आता है। जितने महीने बाद लोन चाहिए होता है वो पहले आता है, और जितने महीने का लोन चाहिए होता है वो ऐड हो जाता है। तो 4+2 6, 5+2 7, 4+1 5। है जी, बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है जी। ये समरी किसी के पास ना हो तो मुझे इनबॉक्स कर देना, मैं भेज दूंगा, मसला नहीं है। ठीक है। तो खैर, तो ये अभी 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 सिनेरियो क्या है हमारा? ये मैं अपना नंबर नोट कर लेता हूँ, लिख देता हूँ ऊपर। ये मैंने नंबर लिख दिया, मैंने उस पर मैसेज कर देना, मैं रात रात में फ्री होकर शेयर कर दूंगा। या बाद में कोई वीडियो देखे तो मुझे मैसेज कर देना। फॉरेक्स की वीडियोस भी अवेलेबल है रिवीजन की, अल्हम्दुलिल्लाह, छोटी छोटी क्लिप्स। और ये समरी भी अवेलेबल है। खैर, तो ये होगा 2v8। 2v8 का मतलब है, अच्छा दो रेट है, 4.8 या 5.2, कौन सा रेट काम का? जल्दी जल्दी बताते हैं, टाइम हम कम लगाते हैं, आसान चीज़ है। 4.8 काम का या 5.2 काम का है? लोअर रेट होता है डिपॉजिट रेट, तो 4.8% हमारे काम का होगा। ठीक है जी। लोअर रेट फॉर डिपॉजिट। ये सवाल डिपॉजिट का है, इसलिए थोड़ा हटके सवाल है, मगर मुश्किल नहीं है। अभी तक जो बातें आ रही हैं बड़ी सिंपल आ रही हैं। ठीक है जी, ज़्यादा क्लियर है बात हमें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ये होगा कैसे? अब इसमें होगा क्या? अब इसकी सिक्योरिटी सिक्योरिटी कितनी हो गई है? 4.8 का मतलब है इतना सिक्योर हो गया। सही है ना? अब एक्चुअल रेट कितना हो गया? 4। सही है ना? ध्यान में रखिएगा प्लीज, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका शॉर्टकट भी है, मैं अगर पहले लॉन्ग तरीके से कराऊंगा। इसको एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव कितना होगा? एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च, और 1 मार्च। 1 मार्च को इसको कितना इंटरेस्ट मिलने का है? 1 मार्च को इसको कितना इंटरेस्ट मिलने का है? 4%। 4% नहीं मिलने का है भाई, बताओ कितना मिलने का है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। 4.8 इफेक्टिव में शॉर्टकट बता दूंगा, अभी लॉन्ग तरीका बता रहा हूँ। 4% -0.5%, 3.5%, ऐसा ही है। 3.5%। तो अब इसको जो अमाउंट मिलेगा, स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। तो अमाउंट कितना मिलेगा इसको? इसको चाहो तो वर्किंग में कर लो। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव, यहाँ पे कॉपी हो रहा है ये? हो रहा है भाई, हो रहा है कॉपी। कहाँ चला गया? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड, वर्किंग में क्या आएगा? वर्किंग में क्या आएगा? कितने मिलियन है? 10 मिलियन है ना? 10 मिलियन इंटू कितने परसेंट? 3.5%। इंटू, इंटू, या ब्रैकेट में भी कर सकते हो यार, जैसे अच्छा लगे। इंटू कितने महीने? कितने महीने? कितने महीने? हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट बताता हूँ शॉर्टकट अभी। इंटू 6/12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.35, 0.035, 175%। ठीक है जी।
और 170 मिलेगा, और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और वहां से कितना मिलेगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड अंडर एफ आर ए, कितने परसेंट मिलेगा? कितने परसेंट मिलेगा एफ आर ए से? एफ आर ए से इसने गारंटी कितना हुआ है? 4.8 गारंटी हुआ है, फिक्स रेट 4.8 गारंटी हुआ है, मगर मार्केट में रेट 4 हो गया, तो एफ आर ए से कितना मिलेगा? 4.8%। ये मैं लंबे तरीके से करा रहा हूँ, -4%। क्योंकि एफ आर ए प्रीमियम इसको नहीं देखता, एफ आर ए इस 0.5 को नहीं देखेगा, ये -0.5, ये तो एंड आपके लिए ना, स्पेसिफिक है, ये रिस्क प्रीमियम हर किसी का अलग अलग होता है। सही है ना? एफ आर ए इसको नहीं देखेगा, एफ आर ए काइबोर को देखेगा, या स्टैंडर्ड रेट को देखेगा, या बेंचमार्क रेट को देखेगा। तो बेंचमार्क रेट 4 हो गया है, बेंचमार्क रेट 4 हो गया, हालांकि इन्होंने प्रॉमिस कितना किया एफ आर ए में? 4.8। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? 4.8 प्रॉमिस किया हुआ है, और मार्केट में रेट कितना हो गया वो? नहीं, 3.5 से नहीं देखेंगे लड़के, ये गलत हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा। चंदा अली, बात समझ आ रही है? 3.5 ठीक है, हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट 3.5 के हिसाब से होगा, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है अली। मगर मेरी बात समझ आ रही है कि हमने, ठीक है, वो 3.5 देख लिया, मगर जो एफ आर ए डील करेगा वो स्टैंडर्ड से डील करेगा लड़के। नहीं, डिपॉजिट की जगह बोरो का केस होता तो बिल्कुल 5.2 लेते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। तो अमाउंट अंडर एफ आर ए रिसीव्ड फ्रॉम एफ आर ए, एफ आर ए से कितना अमाउंट मिलेगा? इसी को कॉपी कर लो भाई। 10 मिलियन इंटू 3.5%, नहीं, 0.8%। वर्किंग भी शो करनी है ना यार पेपर में, क्या करें। और वर्किंग यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, 0.035 की जगह ये हो जाएगा 40,000। दोनों को ऐड कर दें यूएसडी में। क्लियर है बात हमें? जहाँ एक ज़रूरत है एक्सेल की वहाँ यूज़ करेंगे, वरना हर जगह एक्सेल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा? ये ऊपर कॉपी कर लें। इफेक्टिव रेट कैसे निकालते थे, याद करें, इफेक्टिव रेट निकालना आता है भैया, रिकॉल करें। इफेक्टिव रेट लेट से एक्स है, सही है, इफेक्टिव रेट नहीं बता, X% है। तो इसको निकालने का तरीका बहुत आसान सा है, कि जो इंटरेस्ट बन रहा है 2,15,000, ये कैसे बन रहा है? ये 10 मिलियन को हमने इफेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई किया, इफेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई किया, और 6/12 से मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है ना, तो हम एक्स लेके निकाल सकते हैं, एक्स लेके निकाल सकते हैं। एक्स समझ ना, एक्स मीन्स इफेक्टिव रेट। सही है ना? अगर इफेक्टिव रेट मान लें 10% होता, मान लें, तो मैं यहाँ पे 10% ले लेता। इफेक्टिव रेट अगर 10 नहीं होता, 18% होता, तो मैं यहाँ 18% ले लेता, मिसाल के दे रहा हूँ, फिर मेरे पास अमाउंट नहीं होता। बट मुझे पता है इफेक्टिव रेट नहीं पता, मुझे मुझे इफेक्टिव रेट एक्स है, अननोन है। क्या इफेक्टिव रेट एक्स है? तो कोई बात नहीं, मैं एक्स लेके कर लेता हूँ। सॉल्व करें, क्या आ रहा है? कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको। डिस्काउंट नहीं करते हम, फॉरेक्स में डिस्काउंट नहीं करते। शॉर्ट टर्म है ना, 6 महीने, 3 महीने, छोटी ट्रांजेक्शन होती है, डिस्काउंट नहीं करते फॉरेक्स में। आप देख लें, पूरा फॉरेक्स उठा के देख लें, कहीं डिस्काउंट नहीं होगा। हाँ भाई, एक्स कितना आ रहा है? निकालो जरा, कैलकुलेटर चलाओ भाई, मेरे पास भी कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर चलाओ, एक्स लेके कितना करेगा? 4.3%। इतनी लंबी कहानी की, इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको। 4.3, 4.8 नहीं आएगा जैन, 4.3 आएगा लड़के। कैलकुलेटर नहीं चलाया लगता है, डायरेक्ट कहीं से कॉपी कर लिया तुमने। अच्छा, इसका शॉर्टकट सुन लो, इतनी लंबी कहानी करने की जरूरत ही नहीं थी। इसका शॉर्टकट बताऊं मैं? 4.8, 4.3 का शॉर्टकट। हाँ, शॉर्टकट बता दूं? ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, और शॉर्टकट अप्रोच। पेपर में टाइम ना हो तो ये लगा देना, मार्क्स मिलने चाहिए, मार्क्स मिलने चाहिए। इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा?
4.8% याद आ रहा है किसी को? चंदा, 4.8% याद आ रहा है किसी को? हाँ सही है फारूक खान, वेरी गुड। ये तो 4.3 आ गया ना लंबे तरीके। 4.8% याद आ रहा है, ये सवाल मैंने हाईलाइट रखा है अभी तक। अभी तक 4.8% हाईलाइट रखा हुआ है, ये आपका लॉक इन रेट था। लॉक का मतलब समझते हो कि ये एग्री हुआ हुआ है, फॉरवर्ड में कमिटमेंट हो जाती है, वादा हो जाता है। उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन हो जाती है। याद करो, करेंसी में भी हमने ये बात पढ़ी हुई है और इंटरेस्ट रेट में पढ़ी हुई है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इसका नाम क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट नाम में ही एग्रीमेंट आ रहा है भाई। तो जब ये एग्रीमेंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 4.8% माइनस 0.5% जो स्प्रेड है इसका, जो इसकी जेब से कटता ही है, क्योंकि FRA इसको खाते में नहीं लाता, इसको खातिर में नहीं लाता। तो कितना हो गया? क्या ये बात समझ आती है? सेम आंसर आ रहा है भैया? एग्रीड? मगर पेपर में देख लो, टाइम हो तो बड़ी अप्रोच से कर लेना भाई, वरना छोटी अप्रोच तो हाजिर है आपके लिए। क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? अच्छा, इसको मैं ज़रा यार सेव कर लेता हूँ अपने पास, सोल्यूशन को। ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई सवाल है FRA में तो पूछ लें, बहुत ही आसान तरीका था FRA हमारे पास। क्वेश्चन 3 की आपके सामने कहानी चल रही है। इसमें कोई सवाल शॉर्टकट भी लगा सकते हो पेपर में, मैं समझता हूँ ऐसा कोई किसी को मसला होना नहीं चाहिए एग्जामिनर को। बहरहाल हमने आपको लंबा तरीका भी बता दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है जी, तो पहली टेक्निक हमारी निमट गई है, और पहली टेक्निक को मैंने स्नैपशॉट लेके डाल भी दिया है ताकि बाद में आप लोगों से PDF शेयर करने में आसानी हो मुझे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अगर ड्यूरेशन 1 ईयर से ज़्यादा होता, नहीं नहीं अली डिस्काउंट नहीं करते। पहली बात तो फॉरेक्स में इतना ड्यूरेशन होता नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि डिस्काउंटिंग पूरे फॉरेक्स में कहीं नहीं हुई है। हाँ, टोटल रिसीट निकालने के लिए टोटल रिसीट फिर भी निकाल सकते हैं, फिर 4.3% यहाँ डाल के निकाल लेना। वो 10 मिलियन इंटू 4.3% इंटू 6/12 कर लेना अली, अमाउंट आ जाएगा 2,15,000। हाँ 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 बिल्कुल, नेट पे सेटल होता है, सही बात है। बिल्कुल ठीक है जी, क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? तो मैंने लंबी वर्किंग भी शेयर कर दी और शॉर्ट वर्किंग भी आपसे शेयर कर दी है। जब मैं आगे बढ़ूंगा अगली टेक्निक पे आते हैं, फ्यूचर्स पे, वेरी इंपॉर्टेंट जो सेकंड टेक्निक है हमारी। ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। अच्छा, फ्यूचर की टेक्निक बता दें। वो अप्रोच क्या होती थी? 6 स्टेप्स फॉलो होते थे ना? हाँ जी, सबसे पहले क्या करते थे? सबसे पहले स्ट्रेटजी, हेज स्ट्रेटजी। हेज स्ट्रेटजी। जी बिल्कुल सही है। क्या करेंगे? पुट और कॉल तो वहाँ होता है, यहाँ थोड़ी होता है। पहले हेज स्ट्रेटजी होती है। हेज स्ट्रेटजी क्या होगी? हाँ जी, जल्दी बताएं यार। बाय नाउ सेल लेटर होगी, सेल नाउ बाय लेटर होगी? जल्दी जल्दी बता दें, डिपॉजिट का केस है चंदा। ये कम समरी में मैंने दिखाया था ना आपको। बोरोवर में होती है बाय नाउ सेल लेटर, नहीं सेल नाउ बाय लेटर होती है ना। और लेंडर में क्या हो जाएगी? बाय नाउ सेल लेटर। बाय नाउ सेल लेटर अभी नजर भी आ जाएगा, बाकी बाय नाउ सेल लेटर में फायदा होगा, सेल नाउ बाय लेटर किसने कर दिया? गड़बड़ अली, ये बोरोवर की स्ट्रेटेजी है सेल नाउ बाय लेटर लड़के, ये देखो। सही है, मैं अभी तफसील में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सवाल भी कराना जरूरी है वरना सवाल रह जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेटजी हो जाएगी बाय नाउ सेल लेटर। ठीक है, दूसरा नंबर पे क्या आता है? हेज सेटअप। हेज सेटअप में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का तो मसला नहीं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालते थे? याद करें, याद करें, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला था भैया,
अरे चंदा, इसमें डायरेक्ट करके नहीं निकालेंगे। क्यों कंफ्यूजन हो जाती है? कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। इसका वॉइस नोट भी मैं शेयर कर दूंगा, चलो ग्रुप में। ठीक है वो सही है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला आता है लोन अमाउंट डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज। लोन अमाउंट। याद आ रहा है फॉर्मूला? लोन अमाउंट डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज। करेंसी में तो सिंपल हो जाता है ना। इंटू लोन पीरियड। इंटू लोन पीरियड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। याद आ रहा है ये फॉर्मूला भैया? लोन अमाउंट डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज, लोन पीरियड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। ठीक है, लॉजिक एक्सप्लेन हो चुकी है लेक्चर्स में। तो अब लोन अमाउंट की जगह डिपॉजिट अमाउंट आ जाएगा, और लोन पीरियड की जगह डिपॉजिट पीरियड आ जाएगा। कोई बात नहीं। क्या ख्याल है? ठीक है ना? क्लियर है बात हमें? तो निकाल लेते नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई मसला ही नहीं है। तो डिपॉजिट अमाउंट कितना है? 10 मिलियन। कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 लाख है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और डिपॉजिट पीरियड कितना है? कितने महीने के डिपॉजिट कर रहे हैं? 6 महीने के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना है जी? क्लियर है बात हमें? ठीक है जी। कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? 20 कॉन्ट्रैक्ट्स। कितने हैं? 20 कॉन्ट्रैक्ट्स आए? 40 आए? 40 आ गए भाई, 20 तो पहले आ रहे थे, अगर हम 6/3 नहीं करते। ठीक है जी, चले जी, 40 कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हमारे पास। अब क्या करेंगे? है सेटअप लग गया, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गए। मार्च का फ्यूचर देख रहे हैं, मार्च का फ्यूचर देखिए। सितंबर वाले लोग जो सितंबर पहले कमेंट में कह रहे थे, सितंबर वैसे भी नहीं हो सकता। देखिए आपके पास ऑप्शन ये मार्च का दे रहा है फ्यूचर्स का। अच्छा, मार्च फ्यूचर का मतलब है ये कब एक्सपायर हो जाएगा? हाँ याद आ रहा है? मार्च फ्यूचर का मतलब है 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा, तो सितंबर तो वैसे भी नहीं हो सकता ना। अच्छा, अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया, अब थर्ड नंबर पे क्या करते थे हम? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं। गेन और लॉस ऑन फ्यूचर्स निकालते थे। हाँ जी, गेन लॉस ऑन फ्यूचर निकालते थे। कैसे निकालते थे गेन लॉस ऑन फ्यूचर? इसके लिए क्या करते थे? जल्दी जल्दी बता दें। हाँ जी। ऑलरेडी ऑलरेडी सोल्ड या ऑलरेडी बॉट? ऑलरेडी सोल्ड या ऑलरेडी बॉट? ऑलरेडी बॉट ऑन हेज डेट। ऑलरेडी बॉट ऑन हेज डेट। ऑलरेडी बॉट ऑन हेज डेट। सेल लेटर ऑन ट्रांजेक्शन डेट। तो ऑलरेडी बॉट ऑन हेज डेट, तो बता दें तो जल्दी से। कितने कॉन्ट्रैक्ट लेने? 40 कॉन्ट्रैक्ट लेने। 40 कॉन्ट्रैक्ट लेने थे, याद करें। इनटू 5 लाख एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज है। इनटू इनटू कितने का है? हाँ जी। इनटू कितने की प्राइस है? प्राइस दी हुई है, बराबर में नजर आ रही है, बराबर में नजर आ रही है। ये 94.5 31 दिसंबर को, यानी कि हैज वाले दिन हमारा फ्यूचर 94.7 पे स्टैंड करता है। सनाउल्लाह ने बिल्कुल सही कहा। जैन ने बिल्कुल सही कहा। फरूख खान, आपको बात समझ आ गई है मुझे उम्मीद है। कल का काम आज करेंगे? नहीं 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 नहीं, देखो रिसीव, करेंसी रिसीव करे ना। शमी, ये करेंसी का सवाल है या इंटरेस्ट रेट का सवाल है? मुझे बस ये बता दो शमी बाजवा। कल का काम आज आपने बहुत प्यारी बात की, मगर मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, क्या ये करेंसी का सवाल है या ये इंटरेस्ट रेट का सवाल है? अगर ये करेंसी का सवाल है तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। फिर ये फिर ये सेल नो बाय लेटर हो जाएगा, क्योंकि करेंसी रिसीव हो रही है।
मगर मैं तो करेंसी को हेज कर ही नहीं रहा, मैं तो इंटरेस्ट रेट को हेज कर रहा हूं, और इंटरेस्ट रेट के लिए रूल मेरे ये रहे कहां रहे जी? बाय नाउ सेल लेटर होगा लेंडर में, और बोरोअर में होगा सेल नाउ बाय लेटर। इसकी पूरी लॉजिक एग्जांपल के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ, फिगर्स के साथ हमने पढ़ ली है। शमी बात समझ आई? करेंसी हेजिंग का सवाल होता तो मैं आपके साथ खड़ा होता, मैं कहता सेल नाउ बाय लेटर है, अनटिल के वो उल्टा पुल्टा नहीं हो जाता, इनडायरेक्ट हेजिंग नहीं हो जाता। अली इनडायरेक्ट हेजिंग नहीं है ये, उल्टा पुल्टा का वर्ड वहां के लिए रखो। ठीक है जी। चलो, मगर सवाल वैलिड है आपका। कल का काम आज वेरी नाइस, है ना? ये बिल्कुल अच्छा। इसको क्या था भाई? मल्टीप्लाई कर, अरे भाई ये स्टार गायब हो जा रहा है। इसको स्टार को क्यों, उसको बुरा लगता है स्टार, मुझे लग रहा है। अच्छा चलो खैर, ये देखो वापस गायब हो गया स्टार। अबे भाई, अच्छा चलो ये देखो, चक्कर क्या है ये? अच्छा खैर, 94.7, जो भी चक्कर है, बहुत चक्कर है सॉफ्टवेयर के, मगर हम अभी फिलहाल उन चक्करों पे बात नहीं करेंगे। चलो भाई, मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना? अच्छा ये भी कर सकते हो, इतना लंबा नहीं करो ना। अरे इतनी लंबी कहानी क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो हम करेंसी में करते थे। ऑलरेडी बॉट ऑन है डेट, 31 दिसंबर, 94.7 याद है, इसी इतना लिखते थे। फिर 31 मार्च, 1 मार्च का रेट चाहिए अपने को भाई। ट्रांजेक्शन डेट हमारा 1 मार्च चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ऊपर लिखवाया था ना भाई। भूल गए का? अरे भूल गए का? ट्रांजेक्शन डेट हमारा फर्स्ट फर्स्ट मार्च है ना भाई। लोन डेट, जिस दिन लोन लिया जा रहा है, लोन डेट नहीं, इस दिन डिपॉजिट डेट हो जाएगा भाई। इधर डिपॉजिट डेट कर देना भाई। लोन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लोन हमारा बड़ा कॉमन होता है। अभी क्या करें? अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गया है। प्रॉब्लम यह है, 1 मार्च का हमारे पास ये फ्यूचर का रेट नहीं है। 1 मार्च का हमारे पास स्पार्ट का रेट है 4, काइबोर का रेट है 11 है, एक्सचेंज रेट है 282। मैं इधर क्या करूं, 282 लिख दूं? अभी सही है भाई? अभी सब ओके हो गया है? 282 दिया हुआ है ना रेट यार, 31 मार्च का रेट दिया हुआ है ना, ये रहा 1 मार्च की हेडिंग में, मैंने देखा ये 4 है। 4 तो अच्छा नहीं लग रहा है, 11 भी अच्छा है, 282 फिर भी अच्छा लग रहा है। क्या ये यूज कर लें भाई? अरे ये तो करेंसी है सर, क्या कर रहे हो आप? गलत हो जाएगा भाई। तो क्या करें भाई? क्या हाल है इसका? तो ये हमें फ्यूचर्स का रेट ही निकालना है ना, फ्यूचर्स की दुनिया में बैठे हो ना भाई। तो फ्यूचर का रेट निकालने के लिए फिर कौन आता है गेम में? नाम बताओ, नाम बताओ। मोहम्मद जैन ने नाम बता दिया मुझे पहले से ही। वेरी गुड फारूक खान, आपने भी नाम बता दिया। और बाकी लोग नाम बताओ, जो कि काफी लोग लाइव में मौजूद हो अभी। जरा नाम बताओ किस तरीके से निकालने का है भाई। ये रेट हमें नहीं पता, ये रेट अननोन है। जब तक ये रेट नहीं आएगा तो मैं गेन और लॉस ऑन फ्यूचर नहीं निकाल सकता। तो इसके लिए आइए अब हम आपके साथ चलते हैं बेसिस। याद है जी बेसिस? ठीक है जी, बेसिस का सहारा ले लेते हैं। बेसिस के लिए क्या करेंगे? ठीक है जी, बेसिस इंटरेस्ट रेट पैरिटी अल्लाह वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता है, अल्लाह को मानो सनौल्ला। चलो कोई बात नहीं, अभी गलतियां कर लो जितनी करनी है, बाद में नहीं करना भैया। अच्छा एक हमारे पास 31, याद करो याद करो। 31 कोई बात नहीं, रिवीजन करने के लिए तो बैठे हैं। एक हमारे पास होता है स्पॉट रेट। स्पॉट रेट 30, एक होता है फ्यूचर रेट। नहीं नहीं, एक होता है बेसिस। फिर दोनों को डिफरेंस लेते हैं तो स्पॉट और फ्यूचर का डिफरेंस बेसिस होता है। ये टेबल याद है भाई? फ्यूचर रेट हमारा 31 दिसंबर को कितना है भाई? 94.7 सवाल में लिखा है, बराबर में ही लिखा है, बाजू में ही लिखा है भाई। ठीक हो गया जी। इसको सेंट्रल अलाइन कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने को। अच्छा स्पॉट रेट उस दिन कितने का है भाई? स्पॉट रेट है हमारा 100 - आई, याद करो। 31 दिसंबर को स्पॉट रेट था 5, ये -0.5 आखिर में देखा जाता है भाई, अभी नहीं देखा जाएगा। तो 100 - 5 कर लो, कितना आया भाई? 95। 95, 95 बेसिस कितना हो जाएगा फिर? जवाब दो। बेसिस कितना हो जाएगा? 0.3 माइनस, प्लस में लिखूं माइनस में लिखूं? बोलो। हमारा बेसिस का हो जाएगा भाई? बेसिस हमारा बैलेंसिंग है ना भाई, इधर तो बैलेंसिंग है। प्लस में माइनस में आ रहा है, प्लस में माइनस में आ, जल्दी बता दो भाई। नहीं चंदा, ये ऐसे नहीं, अली चंदा पहले माइनस प्लस बताओ ना यार।
हाँ सही है। -0.3। -0.3। अरे यार ये, इसको क्या हो गया भाई? क्यों बिगड़ रहा है भाई? 0.3। चलो खैर है यार, इसको भी फिर हम, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं यार, ये नाराज हो रहा है हमसे। कोई बात नहीं, इसको होने दो नाराज। अच्छा चलो ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग को बाद में देख लेंगे अभी यार। जनरल कर दूंगा तो वो नजर नहीं आएगा ना यार, मैं चाह रहा हूँ कि वो रहे, नंबर्स की फॉर्म में रहे। चलो खैर है, कोई बात नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है ये। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा फिर इस बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में स्पॉट रेट कितना है? 1 मार्च को स्पॉट रेट है 4 4, तो 100 - आई कर लेते हैं इसको भी। 96 हो जाएगा। बेसिस कितना, वही वापस लिख दूं 0.3? 1 मार्च को बेसिस कितना, वही वही लिख दूं? हाँ बताओ, जवाब दो। टोटल बेसिस कितना है? टोटल बेसिस 0.3। अभी साइन को छोड़ दो। ये 0.3 कितने महीने के लिए? ये कितने महीने का है? ये कितने महीने का है? ये कब एक्सपायर होगा? ये कब एक्सपायर होगा ये बेसिस? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्च का है ना भाई। टाइमलाइन बना नहीं सकता मैं यहाँ पे यार, हाथ से। हाँ जवाब दे दो भाई। बिल्कुल सही है, 1 मंथ का पेंडिंग है अभी, जबरदस्त हो गई बात, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। 1 मंथ का पेंडिंग है, टोटल बेसिस 0.3 है 3 मंथ्स का। 3 मंथ कह रहा हूँ मैं, जनवरी फरवरी एंड मार्च, क्योंकि मार्च में एक्सपायर होगा ना भाई। ठीक है, तो रिमेनिंग बेसिस एज एट 1 मार्च इंटू 1/3। 1 मंथ का बेसिस बचेगा। ठीक है जी। कितना हो जाएगा? 95.9। क्लियर है बात हमें भाई? बात समझ आ रही है आपको? क्लियर है? इज दिस फाइन? को मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने आपसे? 95.9। तो गेन और लॉस, गेन आ रहा है लॉस आ रहा है, बॉर्ड को माइनस में लिख देते हैं और स्टेल को प्लस में लिख देते हैं, तो मेरे ख्याल से गेन आ रहा है भाई, लॉस नहीं है ना, गेन है ना, क्योंकि सेल बड़ा है, सेल बड़ा है, जब भी देखो ये स्ट्रेटजी काम आ गई बाय नाउ सेल लेटर। अली देखो ये इस बात का सबूत है, गेन आना, कि मेरी स्ट्रेटजी काम कर गई, जब भी गेन आ रहा है। अगर मैं वो वाली स्ट्रेटजी फॉलो करता, कौन सी, बाय नाउ सेल लेटर वाली नहीं करता, सेल नाउ बाय लेटर करता, तो यहाँ लाजमी लॉस आता अली। तो ये इस बात का सबूत है ना यार। ठीक है ठीक है, हाँ वो मैंने देखा है, आ गया है, मैंने अभी लगाया नहीं, अभी लगा नहीं था ऊपर, इसलिए मैंने वापस नहीं लगाया वो शॉर्टकट। ठीक है जी, तो इसको मैं बगैर टाइम लाए के नोट कर लेता हूँ, क्योंकि ये ना हो कि मैं भूल जाऊँ कि एक आई कैप को दिखाना होगा ये सारी बातें ना, जो आप काम करें आई कैप को दिखाना होता है। ठीक है जी। चलिए हम जल्दी से, अच्छा ये गेन के साथ, गेन को रुपीज में करने के लिए क्या करेंगे? ये 1.2 जो होता है परसेंटेज में होता है, याद करें। ये परसेंटेज में होता है, और कितने महीने के लिए होता है? ये 3 मंथ के लिए होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है। ठीक है ना, ये 3 मंथ्स के लिए होता है, याद करें ये बातें, याद है? कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 मंथ है ना, तो इस वजह से खैर। तो गेन इन रुपीज यूएसडी कैसे आएगा? 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का साइज है, 40 कॉन्ट्रैक्ट है, 1.2%। ये 1.2% एनुअल होता है, एनुअल होता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? बताओ भाई। बिल्कुल सही है। 6/12, 3/12। 6/12, 3/12। 6/12, 3/12, जल्दी जल्दी बता दो।
हम्म। जी। वेरी नाइस। वेरी नाइस। मोहम्मद अली अशफाक, वाजिद, मोहम्मद जैन, अली, फारूक खान। नहीं सनाउल्ला नहीं, अली, बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी नाइस। 3.12। फ्यूचर्स की दुनिया में बात हो रही है ना। कितना बन गया? कितना बन गया यूएसडी में गेन? 8,500। चलो अब जल्दी से फाइनल कर लेते हैं चीज़ों को। ये फॉर्मेट बना हुआ था एक हमारे पास, वो काम आ जाएगा। ये फॉर्मेट काम आ जाएगा। एक्चुअल इंटरेस्ट यही है। गेन अंडर FRA। NS फ्यूचर, सॉरी। गेन कितना है फ्यूचर्स में, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। 8,000। टोटल कितना हो गया? 235। टोटल रिसीट अंडर फ्यूचर्स। ठीक है ना, ये देखें, ये काम आ रहा है, ये फॉर्मेट बनाया था ना मैंने FRA के लिए, ये काम आ रहा है। ठीक है जी, बात समझ आई? क्लियर है बात हमें? और इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका ऊपर लिखा हुआ है। इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका ये रहा। ये एज इट इज रिपीट करते हैं इफेक्टिव रेट निकालने के लिए। देखें सॉफ्टवेयर से आसानी भी है, माने या ना माने। 2,15,000 की जगह 2,35,000 हो गया ना। हमें 2,35,000 मिल रहा है ना। अभी बस खत्म करें, कोशिश करेंगे नमाज से पहले ही खत्म कर दें। 8:45 पे नमाज है मेरे पास। कितना आ रहा है? 4.7 पर। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें। आपको क्लियर हुआ ये? हाँ जी, जवाब दें। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? हाँ जी। मुश्किल तो नहीं लगा? मुश्किल तो नहीं लगा? बेसिस वाली बात सारी पुरानी है। कोई चीज़ मुश्किल लगी है क्या? ठीक है फारूक। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रिवाइज नहीं किया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जब रिवाइज कर लेंगे तो आसान लगेगा। अच्छा, अब जल्दी से इंटरेस्टेड ऑप्शंस पे आ जाते हैं। इंटरेस्टेड ऑप्शंस। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, आप इंटरेस्टेड ऑप्शन को खुद से ट्राई करो, एक मिनट। एक मिनट के लिए खुद से ट्राई करो, फिर हम बात करते हैं। इंटरेस्टेड ऑप्शन को आप खुद से ट्राई करो एक दफा। चले, मतलब जबरदस्त यार, ये किसी ने आंसर मुझे दिया है और मेरे ख्याल से आपका आंसर सही है यार। इफेक्टिव रेट कितना आ रहा है मुझे ये बताओ। इफेक्टिव रेट कितना आ रहा है? चंदा, इफेक्टिव रेट। आपने शायद प्रीमियम लेस नहीं किया है, शायद। चलो अभी देखते हैं, देखते हैं। अच्छा, यार इंटरेस्टेड ऑप्शन के लिए देखें, टेक्निक तो वो ही रहेगी जो ऊपर थी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। सही है, मैं आपको बताता हूँ। ये कॉपी पेस्ट से आसानी हो जाती है, सॉफ्टवेयर का कुछ फायदा भी है, नुकसान तो था मगर फायदा भी है कुछ। स्ट्रेटजी वही होगी जी। स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी? बाय नाउ सेल लेटर की जगह यहाँ पे कौन सा लेंगे? कॉल या पुट? जल्दी बताएं। कॉल या पुट? कॉल या पुट? नहीं नहीं, पुट बोरोवर के लिए था यार, बाय नाउ सेल लेटर है। चंदा क्या हो गया? पुट जो है बोरोवर के लिए नहीं था। दिखाऊं समरी क्या? लड़के, ये रहा। डिपॉजिटरी के लिए भी कॉल हो जाएगा ना। बाय नाउ सेल लेटर था तो बाय नाउ, बाय नाउ तो कॉल हो गया ना। नहीं, बात समझ आ रही है? पुट तो बोरोवर के लिए नहीं था। वेरी गुड शमी बाजवा, वेरी गुड अली। तो भाई सबसे पहले इसको सही करो, ये बाय नाउ, इसमें बाय नाउ सेल लेटर नहीं होता, इसमें कॉल ऑप्शन हो जाएगा पहला। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसी तरह निकलेंगे, इसको चाहो तो डिलीट कर दो। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डायरेक्ट लिख दिया हमने। गेन और लॉस ऑन ऑप्शन इफ एनी। अच्छा, अब देखना पड़ेगा, अब ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यार ये देख लो प्लीज। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, तो ये जरा गौर से देखने का है भाई। कॉल ऑप्शन दो एंगल से समझाऊंगा मैं, प्लीज गौर से देखना यार ये।
प्लीज ये गौर से देखना। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 95। ठीक है, ठीक है, देखना प्लीज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, अभी फिलहाल इन चीजों को साइड में करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, एक्सरसाइज प्राइस 95 है, गौर से देखना। स्पॉट प्राइस क्या हो गई, यही करते थे हम। अच्छा, अब आप बोलोगे यार इंटरेस्ट रेट हेजिंग में तो हम इसको, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस में तो हम इसको फ्यूचर से कंपेयर नहीं करते थे, याद करें। फ्यूचर प्राइस से कंपेयर नहीं करते थे, याद करें, याद करें। फ्यूचर प्राइस से, फ्यूचर प्राइस से। हाँ, अच्छा, अब यार यहां पे सुनना प्लीज यार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है। प्लीज गलती नहीं हो जाए, गलती नहीं हो जाए। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ट्रेडेड ऑप्शन लिखा हुआ है। ये क्या इंटरेस्टेड ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स लिखा हुआ है या ट्रेडेड ऑप्शन लिखा हुआ है, मुझे ये बता दो। इंटरेस्टेड ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स लिखा हुआ है या ट्रेडेड ऑप्शन लिखा हुआ है? देखो थोड़ा चेंज है गेम। इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस ऑन फ्यूचर नहीं लिखा हुआ, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन ऑन फ्यूचर होता था तो फिर हम इसको फ्यूचर प्राइस से कंपेयर करते थे। वो अलग बात है, यहां भी फ्यूचर प्राइस से मैं कंपेयर करा सकता हूं। फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, एक अप्रोच से लेके चले हैं। मगर मसला ये, यहां पे लिखा है ट्रेडेड ऑप्शन, यहां पे इसने ये नहीं लिखा इंटरेस्टेड ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स। तो अब क्या करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसको एक्साइज प्राइस को स्पॉट से कंपेयर कर लो। स्पॉट प्राइस कितनी है, स्पॉट प्राइस किस डेट की लोगे? ये गेन और लॉस किस दिन कैलकुलेट होता है? ये गेन और लॉस किस दिन कैलकुलेट होता है? ये गेन और लॉस कैलकुलेट होता है 1 मार्च को, हेज डेट को नहीं, बाद में ट्रांजेक्शन डेट को कैलकुलेट होता है ना भाई। तो 1 मार्च को अगर आप नोट करो स्पॉट प्राइस कितनी थी, 1 मार्च को, 1 मार्च को 4, 4, 4 लिख दूं? 4 सही होगा? नहीं, 4 नहीं, 4 नहीं, क्या करना पड़ेगा? जी बताएं। 100 - 4, 100 - 5, जैसे हमने 100 - 5 वहां किया था वहां। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट ट्रीटमेंट है। वाई? बिकॉज ऑफ ट्रेडेड ऑप्शंस। खाली ऑप्शन लिखा होता, या खाली या ये लिखा होता इंटरेस्टेड ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स लिखा होता, तो फिर हम वो कर लेते, यहाँ पे कोई मसला नहीं, मेरे पास तो प्राइस रेडी थी। आई थिंक 94 पॉइंट हमने निकाली भी है ना, कितनी निकाल दी प्राइस? कितनी निकाल दी प्राइस? 94 पॉइंट समथिंग निकाल दी ना अभी। 94.7 ये रही। नहीं सॉरी, 95.9 ये भी निकाल दी। ये तो अवेलेबल है हमारे 1 मार्च की प्राइस। तो मुझसे भी कर सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से बेहतर है तो यहाँ पे इससे कर। अच्छा, आप मुझे बताएं कि एक सवाल है मेरा, कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है? कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है? जवाब दें। राइट टू बाय या राइट टू सेल? राइट टू बाय या राइट टू सेल? राइट टू बाय या राइट टू सेल, कॉल ऑप्शन का मतलब। राइट टू बाय। तो मुझे बताएं, एक्सरसाइज प्राइस पे बाय करना बेहतर है या स्पॉट प्राइस पे बाय करना बेहतर है? एक्सरसाइज प्राइस पे बाय करना बेहतर है या स्पॉट प्राइस पे बाय करना बेहतर है, मुझे ये बता दें बस। एक्सरसाइज प्राइस का मतलब है बाय एट 95। 95 में बाय करना बेहतर है किसी चीज को, किसी चीज को। मैं दूसरे एंगल से ही बताऊंगा, दूसरे एंगल से ही बताऊंगा। ये 96 से बाय करना बेहतर है, बस मुझे ये बता दें। प्रैक्टिकल सवाल है। राइट टू बाय है ना? 96 में बाय करना बेहतर है भाई कोई चीज, या 95 में बाय करना बेहतर है, मुझे ये बता दो भाई। ऑब्वियसली, 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 ऑब्वियसली 95 पे। 95 मीन एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज करें या ना करें, ये जवाब दे दो। यस और नो, वेदर बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज और नॉट। यस, एक ही एंगल है। अच्छा, एक और एंगल भी सुन लो, एक और एंगल भी सुन लो। क्या मैं कह दूं 95 का मतलब है 5% इंटरेस्ट? ये एंगल भी सुन लो। क्या मैं कह दूं 95 का मतलब है 5% इंटरेस्ट? ओ भाई 100 - आई था ना यार। और 96 का मतलब है,
4% इंटरेस्ट। उस एंगल से ही मुझे बताओ कौन बेहतर लग रहा है। ये एंगल ज्यादा जानदार है, ये मैंने कुछ रीसेंट डेट में इस तरह का एंगल सॉल्व भी कराया है। हाँ भाई, ये हमारा रिसीट का केस है ना, रिसीट का केस है ना, इंटरेस्ट रेट रिसीट का केस है ना, कौन सा बेहतर है? 5% इंटरेस्ट बोरिंग होती तो मैं क्या कहता, 4% बेहतर है। बोरिंग होती तो मैं कहता 4% बेहतर है। बोरिंग होती तो फिर ये पुट ऑप्शन होता, राइट टू सेल होता, राइट टू सेल होता, फिर मैं कहता महंगा सेल करो। अभी क्या है? नहीं समझे बात को? इसका जवाब मैंने दो तरीकों से दिया है। इसका जवाब ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे, इसका जवाब मैंने दो तरीकों से दिया है। एक ऐसे दिया है कि कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू बाय। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू बाय। तो सस्ता बाय करना बेहतर है या महंगा बाय करना बेहतर है? सस्ता बाय करना बेहतर है, यानी कि एक साइज प्राइस से बाय करना बेहतर है। एक एंगल मैंने ये बताया। दूसरा एंगल मैंने बताया 95 का मतलब था 5% इंटरेस्ट, और 96 का मतलब है 4% इंटरेस्ट। तो हमें कहाँ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है? ये तो रिसीव वाला केस है ना, तो दोनों एंगल से कौन बेहतर लग रहा है? ऑप्शन बेहतर लग रहा है। अच्छा, गेन कितना है? चलें जल्दी से बता दें, ऑप्शन में गेन कितना है? 96 माइनस 95, कितने परसेंट का गेन है? एग्री करेंगे? एग्री करेंगे। और और दूसरे एंगल से करो तो 5 - 4, एग्री करेंगे? ये बात समझ आ रही है जो मैंने अभी बोल्ड की है? ये बात समझ आ रही है जो मैंने अभी बोल्ड की है? 96 95 का डिफरेंस ले लो तो भी वन आता है, 5 और 4 का डिफरेंस ले लो तो भी वन आता है। अभी करते हैं ना। तो अब ये यूएसडी में गेन कितना हो जाएगा? 5 लाख इंटू 40 कॉन्ट्रैक्ट इंटू 1% इंटू 3/12, मल्टीप्लाई करो क्या बन रहा है? 5 लाख इंटू 40 पर इंटू 1% इंटू 3/12। भैया चेक करो कितना गेन आ रहा है। 50,000। ठीक है जी। चलो, फाइनली 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 50,000 गेन आ रहा है। फाइनली फाइनली अमाउंट इंटरेस्ट रिसीव वही होगा, इंटरेस्ट रिसीव कहीं नहीं जा रहा, इंटरेस्ट रिसीव वही है, इंटरेस्ट रिसीव वही है। 3.5% शुरू में डिसाइड हो गया था। गेन अंडर ऑप्शंस कितना है? गेन अंडर ऑप्शंस कितना है? हमने अभी निकाला 50,000। इसमें एक चीज लेस होगी क्या? ये गेन ऐड क्यों हो रहा है इस बार? हाँ, हमने तो पढ़ा इंटरेस्ट एंड हेजिंग में गेन लेस होता है, गेन ऐड क्यों हो रहा है? जवाब देगा कोई मुझे? जवाब देगा कोई मुझे, गेन क्यों ऐड हो रहा है? ये जो 1% गेन आया है जो मैंने, क्यों ऐड हो रहा है? इसकी लॉजिक मैंने बताई थी, कुछ बच्चे पूछ रहे होते हैं। वेरी गुड, रिसीट है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है भाई, लाइक टू लाइक। ऊपर भी रिसीट है, प्लस है, इनफ्लो है, इनफ्लो है, और गेन भी इनफ्लो है। जब दोनों इनफ्लो है, दोनों का फैमिली सेम है। हाँ, दोनों का नेचर सेम है। ठीक है ना, दोनों एक ही नेचर रखते हैं, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऐड हो जाएगा। और प्रीमियम चूंकि कॉस्ट है, नुकसान है, घाटा है, पेमेंट है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रीमियम को लेस करना नहीं भूलना। प्रीमियम कैसे आएगा भाई? प्रीमियम कैसे आएगा? 40 कॉन्ट्रैक्ट है, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का साइज है, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का साइज है। कितने परसेंट प्रीमियम है? कॉल वाला प्रीमियम उठाना, 0.8% प्रीमियम है। 0.8% प्रीमियम है। 0.8% प्रीमियम है। एंड टू, बताओ जल्दी से क्या करूं? ये तो परसेंटेज में, परसेंटेज को मुझे क्या करना पड़ेगा? 6/12 या 3/12? बस मुझे ये बता दो। गलती नहीं करना, लोग मिस कर जाते हैं। वेरी गुड सनाउल्ला, आपने बहुत प्यारी बात की। 6/12 करेंगे या 3/12 करेंगे? बाकी लोग पार्टिसिपेट करें, काफी लोग अभी भी लाइव में मौजूद हैं जी। 6/12 या 3/12? लॉजिक है हमारे पास। नहीं अली, अली गलत। वाजिद सही कह रहे हो। हाँ, बाकी लोग बताओ। भाई चंदा, गेम ये है कि ये तो ऑप्शंस की दुनिया में प्रीमियम पे हो रहा है ना। ऑप्शंस की दुनिया तो कितने महीने को जानती है? ऑप्शंस की दुनिया में सारा काम, हाँ अब सही कहा आपने, 3/12। ठीक है जी। तो प्रीमियम भी निकाल लो भाई। तो प्रीमियम कितना हो जाएगा?
5 लाख इंटू 40। ये माइनस में। ठीक है जी। ओ फॉर वन नहीं है ना, 0.8 है सॉरी। और माइनस में। अरे भाई क्या हो गया इसको, नाराज हो गया क्या? 185 पर। 185 का इफेक्टिव रेट निकालना आपको पता है कैसे आता है? इफेक्टिव रेट वो तरीका वही पुराना वाला चलेगा। इफेक्टिव रेट के लिए क्या करेंगे, 185 डाल दो यहाँ पे। देखो क्या आ रहा है इफेक्टिव रेट। भैया चेक करो इफेक्टिव रेट कहाँ आ रहा है, इफेक्टिव रेट एक्चुअल के हिसाब से निकलेगा, इसीलिए 6/12 के ऑप्शन की दुनिया से बाहर आ गए। 3.7। क्लियर है यहाँ तक बात हमें भाई? ऑप्शंस की गेम समझ आई है भाई? कोई सवाल है पूछ लो यार, प्रीमियम को मिस नहीं करना था। कॉल ऑप्शन था, बॉल पुट ऑप्शन नहीं था। आई वी क्लियर दिस पॉइंट। हाँ जी। नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा यार, नमाज का ब्रेक कर लें छोटा सा जल्दी से। थोड़ा सा नमाज का ब्रेक कर लें 15-20 मिनट का। और फिर कॉलर कर लेते हैं तसल्ली से, तसल्ली से यार। ठीक है प्लीज यार, नमाज पढ़ लें आप लोग भी, मैं भी पढ़ रहा हूँ। बस टाइम हो गया, 8:45 नमाज है, मैं निकलता हूँ। आप लोग भी प्लीज जल्दी से वापस आना, देखो मिस नहीं करना, कॉलर इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मगर। अच्छा जी, कॉलर पे हम बात कर लेते हैं। अच्छा जी, इंटरेस्टेड ऑप्शन अलहमदिल्ला हमारा हो गया। अच्छा, इंटरेस्टेड ऑप्शन और कॉलर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे ये पूरा एज इट इज़ कॉपी करना है, कॉलर के लिए पूरा एज इट इज़ कॉपी करना है, तो गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, पूरा समझे, इंटरेस्टेड ऑप्शंस का ही जिसे कहते हैं। देखें कॉलर के साथ लिखा हुआ क्या है, यूजिंग ट्रेडेड ऑप्शन, यूजिंग ट्रेडेड ऑप्शंस। तो इसका मतलब है जितना भी हमने काम किया है वो सारा का सारा काम एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज रिपीट होने का है। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये ये पूरा रिपीट होगा, कॉपी किया मैंने आपके सामने। पहले मैं आपको कंफर्ट दे दूंगा, कॉलर को मुश्किल चीज नहीं है। ये मैंने एज इट इज लिखा, और ऊपर हेडिंग क्या डाल दूं मैं, 4 नंबर पे कॉलर। देख रहे हैं आप, मैंने कॉलर में क्या किया, आधा काम मेरा हुआ हुआ है। अब आप बोलेंगे नहीं, अभी मैं थोड़ी सी अमेंडमेंट करूंगा, बस मुझे यहाँ अमेंडमेंट करनी है। ठीक है, पहले मैं आपको कॉलर के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ कि गड़बड़ सिर्फ यहाँ है, सिर्फ यहाँ चेंज होगा बस। ये चीज़ चेंज होगी। इसके लिए हम एक वर्किंग करेंगे। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल बस। ये फिगर चेंज होगी, इसकी वजह से ये फिगर चेंज होगी। उसके अलावा कॉलर खत्म है। पूरा कॉलर में यही होगा जो यहाँ पे हुआ। अच्छा, अब ये समझ लें कि क्या सीन है। अब गेम समझ लें, इफेक्टिव रेट भी जाहिर सी बात है पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये मैं इसको अभी डॉट डॉट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, कॉलर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ पहले। सही है। अच्छा, अब देखें, एक बात मुझे बताएं, पहले मुझे एक बात बताएं, देखें मैं देखता हूँ कितना एनालाइज कर रहे हैं आप लोग। अभी तक सबसे अच्छा कौन चल रहा है, सबसे अच्छा? FRA में हमारे पास 4.3 इफेक्टिव रेट आया। ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में हमारे पास इफेक्टिव रेट आया 4.7। ठीक है जी। अच्छा, और इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में हमारे पास रेट आया 3.7। तो अभी तक मुझे बताएं सबसे अच्छा कौन है, 4.3, 4.7 या 3.7? 4.7 या मतलब कौन सा परसेंटेज? हाँ, फ्यूचर सबसे अच्छा है, फ्यूचर सबसे अच्छा है ना, 4.7 परसेंटेज में। क्योंकि इंटरेस्ट रेट रिसीव होना चाहिए, हाईएस्ट बोल रहा है, हाईएस्ट इंटरेस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बताना है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट तो अभी ये है। अच्छा, आप अगर ऑप्शंस और फ्यूचर को देखें, दोनों सेम ही है, दोनों में स्ट्रेटेजी सेम है, दोनों में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आए, दोनों में गेन निकाला गया है। मगर ऐसा क्या हुआ ऑप्शन में जिसने ऑप्शन को खराब कर दिया? आपके सामने
फ्यूचर्स में 235,000 आ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, दोनों 175 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी 175 से स्टार्ट हो रहा है। जो एक्चुअल इंटरेस्ट था 3.5%, 4 माइनस 0.5। मगर ऐसा क्या हुआ, अभी आपको मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ फालतू नहीं कर रहा, इसके पीछे लॉजिक है। नहीं, गेन तो दोनों में आया है, गेन से थोड़ी कहानी खराब हुई है। गेन यहाँ 60 है, यहाँ 50 है, चलो 10 का ही फर्क है ना। मगर इतना बड़ा फर्क कि 4.7 से गिर के ये 3.7 पे आ गया, ऐसा क्या हो गया? 3.7 पे आ गया, ऐसा क्या हुआ? इसके पीछे जवाब है ये। कौन ऑप्शंस में एक बुराई है, ऑप्शन में एक मसला है, ऑप्शन में एक प्रॉब्लम है। वो क्या? प्रीमियम। ये प्रीमियम जो है ना, प्रीमियम मरवा देता है। यहां भी यही हुआ है कि प्रीमियम ने हमारे गेम को काफी हद तक पलटा है। ठीक है, गेन यहाँ 50 है और वहां 60 है, मैं मान सकता हूँ कुछ हद तक गेन का रोल है। मगर जो ज्यादा रोल है ना, ज्यादा रोल है वो किसका है? प्रीमियम का। ये बात समझ आती है? ये प्रैक्टिकली भी खलता है, खलता समझते हैं, मैनेजमेंट को अच्छा नहीं लगता। ऑप्शन में एक फायदा तो है कि आप क्विट कर सकते हो, आप फॉरगॉन कर सकते हो, आप इसको लेफ्ट होने दे सकते हो, आप इसको छोड़ सकते हो, आप इसको लीव कर सकते हो, आप इसको सीन करके छोड़ सकते हो। हमारी लैंग्वेज, ऐप की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, कि इसको इग्नोर किया जा सकता है, इसको छोड़ा जा सकता है, मगर फ्यूचर्स को छोड़ा नहीं जा सकता। बाय नाउ किया तो सेल लेटर करना पड़ेगा, सेल नाउ किया तो बाय लेटर करना पड़ेगा। जान नहीं छूटेगी यहाँ पे, जान छूट सकती है। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? तो अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये प्रीमियम को मैनेज करने का तरीका है कॉलर। कॉलर। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, एक बात मुझे बताएं, आपका, अब मैं कॉलर को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, वैसे तो ये एक्सप्लेन मैं लेक्चर में कर चुका हूं, मगर सिर्फ समझाने के लिए कर देता हूं। चलो, किसी ने अगर कॉलर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ तो उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आप मुझे एक बात बताएं, आप डिपॉजिटर हैं, आपका रिस्क क्या है? आपका रिस्क क्या है? डिपॉजिटर का रिस्क क्या होता है? इस पे वॉइस नोट भी बने हुए मेरे बहुत अच्छे से। हमारा रिस्क क्या था? रिस्क दैट इंटरेस्ट रेट, काम कुछ भी नहीं है, काम छोटा सा है, सिर्फ बैकग्राउंड देने में टाइम लगेगा और कोई मसला नहीं। इंटरेस्ट रेट में फॉल, यही रिस्क है ना, डिपॉजिटर का रिस्क है में फॉल। और इसी के लिए हमने क्या किया? इसी के लिए हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमने कॉल ऑप्शन लिया, हमने कॉल ऑप्शन बाय किया, हमने कॉल ऑप्शन बाय किया, ऐसा ही है। वी परचेज कॉल ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट कम ना हो जाए तो हमने क्या किया? परचेज कॉल ऑप्शन, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, अब इस पे फिर कॉल ऑप्शन परचेज किया तो फिर हमें क्या करना पड़ा? पेड प्रीमियम। इस पे हमने प्रीमियम पे किया, ये रहा प्रीमियम 0.8%, ऐसा ही है। कितने परसेंट? 0.8% का प्रीमियम पे किया। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात सुनिएगा, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक तरीका है, बिल्कुल, अब एक तरीका है मैनेज करने का। बोरोवर को क्या रिस्क होता है? बोरोवर को क्या रिस्क होता है? इंटरेस्ट में फॉल, वही राइज। तो वो क्या करता है? ही वॉन्ट्स पुट ऑप्शन, ऐसा ही है, ऐसा ही है। यहां तक बात समझ आती है? एक बोरोवर है, उसका रिस्क क्या है? उसका रिस्क क्या है? वो अलग बात है, वो एक अलग बंदा है। बोरोवर मिस्टर ए है, ट्रम्प है, लेट्स से। ट्रम्प का रिस्क क्या है? ट्रम्प बोरोवर है। सही से मुंह पे नाम आया ट्रम्प का, मैंने ले लिया, आप कोई और नाम ले लो यार। बाबर आजम ले लो, चलो, बाबर आजम का रिस्क क्या है? ट्रम्प अच्छा नाम नहीं है। ओ, अच्छे लोग नहीं है ये ट्रम्प वगैरह, खैर। हाँ, बुरे लोग हैं भाई, बहुत बुरे लोग हैं, अल्लाह बचाए बस इनके शर से, खैर। तो बोरोवर, बाबर आजम की बात कर लेते हैं। बाबर आजम बोरोइंग वैसे खैर खुद अच्छी चीज नहीं है, मगर चलो। अब बाबर आजम लेट से एक दूसरा बंदा है, इसका रिस्क क्या है? इसको रिस्क है कि यार इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए, बोरोवर है, इसने लोन ले लिया, सही है। अब ये क्या करेगा? प्रोडक्शन बाय करेगा। अब जरा सुनिएगा, कॉलर क्या होता है? कॉलर ये होता है कि भाई हम ये भी कर सकते हैं, बैंक हमें कहे कि यार एक काम करो, आप जो है ना, कॉलर जब होता है तो आप ये करो, एक काम करो कि आप जो है ना, क्या करो कॉलर में? अच्छा, बाय द वे मैं एक चीज़ बता दूं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कवर करा चुका हूँ। कहाँ पे? ये हमारी बुक का फॉरेक्स थ्री का हैंडआउट है। फॉरेक्स थ्री का इलेक्ट्रो पीएलसी का सवाल है, जो मैं बेंचमार्क क्वेश्चन में भी दे चुका हूँ, एसीसी का। इसके अंदर जो है ना, ये आप देखोगे ना, तो कॉलर की बात हो रही है।
ठीक है जी, कहाँ गई बात? इस सवाल में इसने इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, ये रहा इंटरेस्ट रेट कॉलर। ये देखिए, ये रहा इंटरेस्ट रेट कॉलर। ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट कॉलर हमने यहाँ पे करना भी था, जो भी क्या कहते हैं हेजिंग टेक्निक्स हैं। ये रहा इंटरेस्ट रेट कॉलर इंस्टेड ऑफ ऑप्शंस। ये देखिए। बात समझ आ रही है? ये देखें, ये रहा कॉलर, 4 मार्क का सवाल आया हुआ है। ये मैंने कराया हुआ है पूरा, और इस पर पूरा वॉइस नोट भी अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेंचमार्क क्वेश्चन में भी था, तो जो बच्चे करके गए थे उनको फायदा हुआ। ये वो चीज़ें जो मैं अक्सर एक पेपर में कहता हूँ कि यार देखो कोई चीज़ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ सकती है पेपर में। तो खैर, अच्छा आगे चलते। नहीं नहीं यार, ये नाम ले नहीं सकता, वीगो आ जाएगी भाई। सनाउल्ला तुमने अपना नाम तो लेनोवो रख दिया, और मुझे तुम नाम बता रहे हो। माशाल्लाह। खैर, ठीक है, अच्छा चलो, बाबर आजम सही है ना फिलहाल। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कॉलर पे आ जाते हैं भाई खैर, तो कॉलर में क्या होता है जरा सुन लें भाई, बहुत आसान होता है। बाय करते हैं हम इसमें पुट ऑप्शन, ये सॉरी कॉल ऑप्शन हमने बाय किया। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सेल कर लेंगे काउंटर ऑप्शन। क्या मतलब वो इस बात का? क्या मतलब वो इसका? अच्छा, अब मुझे बताएं, एक जवाब दें, पुट ऑप्शन का मतलब क्या है? राइट टू सेल। सही है। अब होगा ये कि कॉलर में होता ये है कि एक ऑप्शन आप बाय करते हो, उसका प्रीमियम आप पे करते हो। उसका प्रीमियम आप पे करते हो। ठीक है। उसका प्रीमियम आप पे करते हो, सही है, जैसे मैंने यहाँ नजर दिखाया भी आपको। ठीक है। अच्छा, मगर होगा क्या कि एक तरफ आप प्रीमियम पे करोगे। प्रीमियम पेड कॉल ऑप्शन का कितने परसेंट? 0.8%। और उसके बाद आपका क्या होगा? रिसीव प्रीमियम अगेंस्ट कॉल ऑप्शन। अच्छा, अब ये मैं इसकी लॉजिक बताता हूँ। एक ऑप्शन आपने खरीदना है, और एक ऑप्शन आपने बेचना है। तो क्या नेट प्रीमियम कितना पड़ा आपको? नेट पेमेंट कितनी हो जाएगी नेट पेमेंट? या इसको चलो, इसको माइनस में कर लो, इसको प्लस में कर लो, चलो रिसीव को प्लस में कर लेते हैं। तो आप कॉलर में इतना सा काम था, बस इतना सा काम था कि नेट प्रीमियम आपका कितना हो जाएगा? पेबल 0.6%। ये जो वर्किंग थी ना प्रीमियम की, ये वाली जो वर्किंग थी, ऊपर वाली वर्किंग, इसमें आपने बल्कि ये रही वर्किंग, ये जो वर्किंग थी प्रीमियम की। अच्छा, ऐसा करते क्यों है, मैं वजह बता देता हूँ। इस वर्किंग में क्या हो जाएगा? 0.8 की जगह बस 0.6 आ जाएगा, बस। बस पीछे फिगर इसने चेंज नहीं की, इसलिए चेंज नहीं की। ये 195। मैंने कहा था ना ये पूरा एलएडएस चलेगा। और इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा? निकाल लो अपन 95,000 के हिसाब से, कितना आएगा? 195,000 के हिसाब से आप इफेक्टिव रेट निकालो। देखो क्या बना, 3.9 आएगा ये। 3.9। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है, अब इसके पीछे लॉजिक सुन लो। बात समझ आई? इतना सा काम है, इतना सा काम है। अच्छा, अब इसके पीछे लॉजिक समझ लो। यहां तक बात समझ आई? इतना सा काम था, जिसने कॉलर नहीं पढ़ा हुआ था उससे ये काम नहीं हुआ, साफ सी बात है। छोटी सी बात थी। देखा जाए तो असल गेम ये है। कौन सी गेम है? ये तो सारा पुराना था। गेम ऑप्शन चाहो तो रखो, चाहो तो उड़ा दो, वो तुम्हारी मर्जी। असल काम ये था ये, बस। अच्छा, अब ये क्यों हुआ है, इसके पीछे वजह सुन लो। हमें रिस्क क्या है? कि इंटरेस्ट रेट गिरना जाए। बाबर आजम को रिस्क क्या है? कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना जाए।
तो बाबर आजम बैंक ने बोला एक काम करो, बैंक से हमने कहा यार ये प्रीमियम बहुत ज्यादा है, 0.8% इसको कम करो, मैनेजमेंट कह रही है ये 0.8% प्रीमियम की वजह से नुकसान हो रहा है। तो बैंक ने कहा एक ऑप्शन है, सुनना, बैंक ने कहा एक आपके लिए एक तरकीब है, एक सोल्यूशन है। हमने कहा क्या सोल्यूशन है? उसने कहा सोल्यूशन ये है कि एक काम करो, आप हमसे ले लो कॉल ऑप्शन और हमें प्रीमियम पे कर दो 0.8। तो हमने कहा इसमें क्या फायदा हुआ, इसमें तो वही हो रहा है जो पहले हो रहा था, पहले भी आपको 0.8% प्रीमियम दे रहे थे, आज भी 0.8% दे रहे हैं, क्या फायदा हुआ? उसने कहा भाई पूरी बात तो सुन लो। हमने कहा अच्छा सुनाइए। बैंक ने कहा 0.8% का प्रीमियम जो है ना वो मुझे मिलेगा। ठीक है। हमने बैंक को बोला भाई आगे बताओ, आगे 0.8% आपको मिलेगा तो पहले ही मिल रहा था। उसने कहा एक काम करो, मैं आपको एक और बंदे से मिलवा रहा हूं जिसका नाम है बाबर आजम, जो बोरोवर है, जिसको रिस्क है, जिसको डर है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, और वो मेरे पास आ रहा है पुट ऑप्शन लेने के लिए। तो हमने कहा ठीक है, बाबर अगर आ रहा है पुट ऑप्शन लेने के लिए तो हम क्या करें बाबर का? उसने कहा मैं आपके लिए ये फेवर करता हूं कि मैं कहता हूं बाबर को कि बाबर मुझसे पुट ऑप्शन ना लो, पुट ऑप्शन इनसे ले लो। किन से? मैच लिमिटेड से। नाम भी बड़ा मैच निकला है, खैर क्रिकेट मैच। तो हम बाबर को बोलेंगे बाबर तुम ऐसी मैचेस बहुत खेलते रहते हो, मैचेस तुम्हें पसंद है, और इस कंपनी का नाम भी मैच लिमिटेड है, तो एक काम करो बाबर तुम जो है ना इनसे परचेज कर लो पुट ऑप्शन। तो बाबर ने कहा खुश हो गए, क्या ये प्रीमियम नहीं लेंगे? तो बैंक ने कहा कैसी बातें कर रहे हो भाई, प्रीमियम वो लेंगे, बस प्रीमियम मैं नहीं लूंगा, प्रीमियम वो मैच लिमिटेड ले लेगा। मेरी बात समझ आ रही? अच्छा हमें क्या फायदा होगा ये भी मैं बताऊंगा। दो फायदे होंगे हमें, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। बिल्कुल बाबर अभी बैटिंग कर रहे हैं, मुझे पता है जल्मी का मैच चल रहा है, आई नो। मैं भी क्रिकेट को फॉलो कर रहा होता हूँ, खैर। तो इसीलिए शायद बाबर आजम जहन में आ गया था नाम। क्रिकेट इन्फो में मैंने स्कोर देखा थोड़ी देर पहले। तो माय पॉइंट इज कि अब हो क्या रहा है, मैच लिमिटेड बैंक को पे करेगा 0.8%, और बैंक ने हम पे फेवर ये किया कि 0.8% पे कोई डिस्काउंट नहीं किया, प्रीमियम कम नहीं किया, उसने एक पार्टी को हमसे कनेक्ट करा दिया, बाबर आजम को हमसे कनेक्ट करा दिया। अब जो प्रीमियम वो बैंक रिसीव करने वाला था बाबर आजम से, वो प्रीमियम हम रिसीव करेंगे। मगर इसमें एक नुकसान आपके जहन में आएगा, वो क्या? कल को अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बाबर किससे पैसे लेगा? अभी हमने क्या किया, अभी ये गेन हमने किससे लिया? ये गेन हमने मैच लिमिट उससे बैंक से लिया ना गेन। इंटरेस्ट रेट कम हो गया था तो हमने गेन ले लिया, अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बाबर का रिस्क मटीरियलाइज हो जाएगा, इसका कोई जवाब देगा मुझे? अगर कल को इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और वाकई बाबर ऑप्शन एक्सरसाइज करने आ गया, तो बाबर का ऑप्शन एक्सरसाइज कहां होगा, हमारे पास होगा या बैंक में होगा? ये बता दे बस मुझे। अगर कल को इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, मान ले फर्स्ट मार्च को इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो बाबर ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए या डिफरेंस लेने के लिए या गेन लेने के लिए किसके पास आएगा? ये बता दो बस मुझे, ये बता दो मुझे। हमारे पास आएगा या बैंक में आएगा? नहीं, बैंक में क्यों जाएगा उमर, बैंक तो बोलेगा, रास्ता दिखा देगा, वो मैच लिमिटेड का एड्रेस नजर आ रहा है पता, वो देखो बिल्डिंग जिस पर लाइट जल रही है वहां चले जाओ। बैंक तो ये बोल देगा, बैंक बोलेगा चंदा आपने प्रीमियम भी तो उसी को पे किया था ना, अब आप जाओ उसी से लो। तो ये तो हमारे लिए नुकसान नहीं हो गया? क्या हम फंस नहीं गए? एक सवाल है। प्रीमियम के लालच में बैंक ने फंसा दिया हमें, बाबर का रास्ता हमारी तरफ, वो कह रहा है गेन हमें दो। मगर मुझे बताओ ये नुकसान है या फायदा है? हमारा हमारा घाटा नहीं है फिर भी, क्यों? क्यों क्यों? बाबर कब आएगा? बाबर कब आएगा? बाबर हमारे पास कब आएगा? बिल्कुल। बाबर कब आएगा मेरे पास? जब रेट बढ़ेगा या कम होगा? ये बता दो। अभी बाबर नहीं आएगा क्योंकि एक्चुअली रेट क्या हो गया? अभी बाबर नहीं आएगा क्योंकि अभी एक्चुअली क्या हो गया, रेट कम हो गया ना, देखो नजर आ रहा है ना, रेट गिर गया 5 से 4 हो गया। बाबर उस वक्त आएगा जब ये 4 से कितना हो जाएगा, 6, 5.5, 7, 8। तो उस केस में चंदा टेंशन की बात ही नहीं है ना। अगर रेट बढ़ेगा तो वैसे ही हमें फायदा हो जाएगा। नहीं समझे बात को? अगर मार्केट में रेट बढ़ गया तो वैसे ही हमारी बल्ले बल्ले वाह वाह हो गई कि चलो यार कोई बात नहीं, फ्री में रेट बढ़ गया, थोड़ा बहुत बाबर को देना ही पड़ा तो दे देंगे यार। मेरी बात समझ आ रही? भाई 95 है ना, सुनो, 95 का मतलब 5% है। अगर ये स्पॉट रेट मान लो 2 मिनट के लिए, ये स्पॉट रेट जो है वो लेट से 6% हो जाता है ये, तो कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। तो बाबर आ जाएगा 1% का गेन लेने। तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं बाबर को कि ले लो गेन, क्योंकि एक्चुअली में भी तो मुझे फिर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होगा। क्या ख्याल है? नहीं समझ आई बात? भाई ये बात समझ आई, प्रीमियम हमने रिसीव कर लिया। हाँ, ये बात समझ आ गई, प्रीमियम हमने रिसीव कर लिया। ये बात समझ आ गई कि अभी बाबर नहीं आएगा क्योंकि, अच्छा क्या बाबर को ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए? अगर बाबर के एंगल से देखो तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने तो पुट ऑप्शन लिया हुआ है, राइट टू सेल लिया हुआ है, वो तो महंगा सेल कर देगा मार्केट में। तो कहने का मतलब है, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आसान लफ्जों में बात करें तो कॉलर में होगा ये कि इंटरेस्ट, सॉरी प्रीमियम एक तरफ हम पे कर रहे होंगे,
जो जेन्युइन ऑप्शन है उसका प्रीमियम हम पे करेंगे, जेन्युइन ऑप्शन का। और दूसरे वाले ऑप्शन का अगर कॉल है तो पुट, पुट है तो कॉल। ये यहाँ पे कॉल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पुट ऑप्शन होना चाहिए। पुट ऑप्शन का प्रीमियम हम रिसीव कर रहे होंगे। अगर ये वाइस वर्सा होता, अगर ये बोरोइंग का सवाल होता, जो कि मैंने आपको सवाल दिखाया ये बोरोइंग का सवाल था, तो यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि हमने पुट ऑप्शन बाय किया, कॉल ऑप्शन सेल किया, कॉल ऑप्शन सेल किया। इधर उल्टा है। खैर, और अगर हमारा रिस्क कब होगा, अगर रेट बढ़ जाएगा तो रिस्क है, वरना कोई रिस्क नहीं है। ठीक है जी। तो क्लियर हो गई बात, कॉलर में फर्क क्या पड़ा, बस मुझे ये बता दो कॉलर में डिफरेंस क्या है ऑप्शन और कॉलर में, बस ये बता दो। ये वैसे कॉलर की डिटेल बात मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में की हुई है, बट मैंने कहा चलो शायद कोई आप में से ऐसा हो जिसको नहीं पता हो ट्रीटमेंट, तो उसको भी कुछ बात बता दी जाए। वैसे बेहतर है कि वो लेक्चर वाले सवाल को तो खास तौर पे देख के जाना। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रीमियम नेट हो जाता है कॉलर में, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हमें एक्साइज पैसे देने भी पड़े बाबर को तो कोई मसला नहीं, ओवरऑल हमें फायदा ही हो रहा होगा, हम अपने फायदे में से थोड़ा बहुत बाबर को दे देंगे, कोई बात नहीं यार, अपना बंदा है। अच्छा, इसको छोड़ो, अब लास्ट पार्ट पे आ जाओ। बी पार्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एज एट 1 सितंबर 2026। एक्सचेंज रेट निकालना है। एक्सचेंज रेट, व्हाट इज एक्सचेंज रेट? फ्लोर यूज कर सकता था एग्जामिनर, बिल्कुल बिल्कुल। यार फ्लोर वगैरह पे मैं बात ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में कर चुका हूँ, वो फिर वहां से रेफर कर लो। अच्छा, कैलकुलेट द इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एज एट 1 सितंबर 2026 बेस्ड ऑन द फाइनल डायरेक्टर प्रपोजल। ठीक है, फाइनल डायरेक्टर के प्रपोजल की बेसिस पे बता दो कि भाई एक्सचेंज रेट क्या होगा 1 सितंबर 2026 को। हमें एक्सचेंज रेट दिया हुआ है 282 का। आपको याद है एक्सचेंज रेट कैसे निकालते हैं, आगे का एक्सचेंज रेट कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट कैसे निकालते हैं? एज्यूम दैट द रेलेवेंट इंटरेस्ट रेट इन यूएसडी इज द हाईएस्ट रेट कैलकुलेटेड फॉर द हेजिंग रिस्क ऑन द डिपॉजिट। इंटरेस्ट रेट की मदद से ऐसा लग रहा है कि आपको एक्सचेंज रेट निकालना है, याद करो कैसे निकलता था, कोई मुझे टेक्निक बताएगा? कोई मुझे टेक्निक बताएगा 3B के लिए? इंटरेस्ट रेट की मदद से एक्सचेंज रेट निकालना है, याद करो यार। बी पार्ट। एक्सचेंज रेट 3 मार्क का सवाल है, आसान सा। क्या मैं कह दूं, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर, मनी मार्केट एजिंग में तो फिर वो मसले मसाइल ना बहुत सारे। परचेजिंग पावर पैरिटी, वेरी गुड। इंटरेस्ट रेट पैरिटी या परचेजिंग पावर पैरिटी? हाँ, इंटरेस्ट रेट पैरिटी या परचेजिंग पावर पैरिटी? पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, पीपीपी बोल लो तुम बेटा। बिलाल रशीद गलत बोल लो। अब वो भाई मजाक करो, इंटरेस्ट रेट पैरिटी होता है, क्या हो गया? परचेजिंग पावर पैरिटी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट विदल में था, भूल गए? वो इन्फ्लेशन के तहत होता था। परचेजिंग पावर पैरिटी में इन्फ्लेशन रेट इस्तेमाल होता है, इन्फ्लेशन रेट सवाल में कहाँ है? वाह 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 साईं वाह। साईं की हुकूमत भी साईं, बस क्या बोले। पीपल पार्टी आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है, पीपीपी बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पीपीपी लिख दिया। परचेजिंग पावर पैरिटी, आई नो योर इंटेंशन, बट आंसर ही गलत है वैसे तो। खैर, इंटरेस्ट रेट पैरिटी में क्या करते हैं, क्या करते हैं? 282 याद करें, डिवाइड बाय 1। हमारी टेक्निक बड़ी आसान सी है। न्यूमरेटर वाली करेंसी के सामने न्यूमरेटर वाले कंट्री का इन्फ्लेशन रेट, न्यूमरेटर वाली करेंसी के सामने न्यूमरेटर वाले कंट्री का इन्फ्लेशन रेट। हाँ याद आ रहा है? इंटरेस्ट रेट, सॉरी इंटरेस्ट रेट। तुम लोग की वजह से मैं भी पीपल पार्टी के चक्कर में पड़ गया। सही है जी, बात समझ आ रही है? लाइक टू लाइक, लाइक टू लाइक, वेरी गुड, लाइक टू लाइक, ये हमारा कोड वर्ड पासवर्ड। और डिनोमिनेटर वाली कंट्री के सामने, करेंसी के सामने डिनोमिनेटर वाले कंट्री का इंटरेस्ट रेट। तो मुझे बता दो जल्दी से, पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट कितना लिखा हुआ है? 11% लिखा हुआ है, तो 1 + 0.11 कर दूं मैं न्यूमिनेटर को। और डिनोमिनेटर में क्या करूंगा, डिनोमिनेटर में वो कह रहे 4% नहीं लो, 4% नहीं लो। यूएसडी के लिए वो कह रहे हैं हाईएस्ट रेट लो जो आपने इंटरेस्ट रेट हेजिंग में कैलकुलेट किया है। आपने हाईएस्ट रेट 3.9 कैलकुलेट नहीं किया। एक बार में हाईएस्ट रेट क्या है, 4 नहीं कैलकुलेट किया, 4.3 कैलकुलेट नहीं किया। याद करें, याद करें, 3.7 नहीं था हाईएस्ट रेट, क्या आया था हमारा? हाईएस्ट रेट क्या आया था ऊपर? 4.7 था मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। याद आ रहा है? याद आ रहा है? देखो इसने क्या लिखा है, गौर से पढ़ो। अज्यूम दैट द रेलेवेंट इंटरेस्ट रेट इन द यूएसडी इज द हाईएस्ट रेट कैलकुलेटेड फॉर हेजिंग द रिस्क ऑन द डिपॉजिट। कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड, गिवन नहीं कह रहा, कैलकुलेटेड। तो हमने जो कैलकुलेट किया है वो कौन सा है? अभी करते हैं, करते हैं, करते हैं। सनाउल्ला वेरी नाइस यार। अभी इसमें एक गड़बड़ है भाई, सनाउल्ला ने बोला अभी भी सर एक गड़बड़ है। बताओ क्या? 0.047 करके आंसर नहीं आएगा सही।
इसमें एक गड़बड़ है जो अक्सर लोग गड़बड़ करते थे, मैंने एमसीक्यू भी डाले थे अपने हैंडआउट पे इसी चीज को कवर करने के लिए। बता दो क्या सनाउल्लाह पहुंच गए हैं, बाकी लोग जो लाइव में वो भी पहुंच जाएं जल्दी जल्दी से। इसमें गड़बड़ ये है कि ये जो रेट्स होते हैं ये एनुअल होते हैं, और हमने जो रेट निकालना है वो 6 महीने बाद का निकालना है। 1 मार्च का रेट गिवन है, 8 महीने बाद का नहीं निकालना। 1 मार्च का रेट गिवन है 282, हमें 1 सितंबर का निकालना है। तो क्या करेंगे, 0.11 डिवाइड बाई 2 कर दूं, 6/12 भी कर सकते हैं, 6/12 भी कर सकते हैं, और डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं। 3 मार्क मुफ्त के हैं अगर किसी को बात समझ आ जाए तो। क्या ये बात समझ आती है भाई? हाँ जी। 290.67 आ रहा है क्या? देखो चेक करो क्या आ रहा है। 290.67 is the right answer. Please check and confirm it to me. क्या यही आंसर? मुझे बताएं, बात समझ आ रही है भैया? 290.68, हाँ यही आ रहा है मेरा तो। ठीक है, आपका भी यही आ रहा है, दैट्स ग्रेट। नहीं, 298.96 नहीं आ रहा यार, 290.6। आपने प्रोपोर्शनेट नहीं किया ना यार। चेक करो, कैलकुलेटर चलाने में मिस्टेक हो गई है, मैंने तो कैलकुलेटर चलाया अभी। ठीक है जी। क्लियर है? कैसा लगा ये सवाल? मुश्किल तो नहीं था? इट इज फाइन। ओके, चले यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अगर आपको ये सोल्यूशन समझ आया है, ये कॉलर वॉलर सब समझ आ गया है, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, तो प्लीज़ उन लोगों से भी शेयर कर लीजिएगा जो लाइव में नहीं आ सके और बीएफडी का पेपर दे रहे हैं। कंजूसी का मुजाहरा नहीं करिएगा, खुद ही बेनिफिट नहीं ले लीजिए। जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करें उनसे भी गुजारिश है कि आप उन स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर दीजिएगा ये वीडियो जिन्होंने पेपर देना है बीएफडी का, एसबीएफ का, एसबीएफ का। ठीक है जी। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अब अगला सवाल इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा जी, अभी क्लियर है? सही है ना? कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इस नंबर पे भी मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं। ये रहा नंबर मेरा, ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है, कोई असिस्टेंट असिस्टेंट नहीं रखा हुआ मैंने इस नंबर पे अपना। ठीक है। चले इंशाल्लाह, वो फिर आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। बाकी जो क्वेश्चन रह गए 4 और 5, इनको भी इंशाल्लाह हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।